तो अब हम प्रिज्म के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये जो फॉर्मूला, ये लाइन यहाँ पे पढ़ी थी कि एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि पहली सरफेस पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जी होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये पहली सरफेस के लिए था, और दूसरा एंगल यानी एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से मतलब यहाँ पर ये निकलता है। तो यहाँ ऐसा लिखा क्यों, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता है कि इंटरचेंजेबल वैल्यूज़ होती हैं इनके लिए, तो आई और ई को हम इंटरचेंज करके बोलते हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पे कहा गया। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म की। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक होता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दूसरा होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। यानी आप 7 कलर्स में बांटोगे लेकिन लाइट जो है वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, और यहाँ पर नेट डिस्पर्शन की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी जाती है। यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि वो तो ज़ीरो हो गया। दूसरे केस में हमारा डिस्पर्शन ज़ीरो है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नेट डेविएशन कैलकुलेट करेंगे विद दिस फार्मूला, और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होगी ये। क्वेश्चन है यहाँ पर हमें दिया गया है प्रिज्म एंगल 10 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड एंड वॉयलेट के दिए हुए हैं, डिस्पर्सिव पावर पूछा है। तो डिस्पर्सिव पावर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और म्यू वाई हम निकालेंगे म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 से। तो ये हमें मिलेगा 1.515। इसकी वैल्यू फार्मूले में रख देंगे तो डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा 0.019। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आपको रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए गए हैं फ्लिंट ग्लास के। तो फ्लिंट ग्लास बोले या क्राउन ग्लास बोले, फार्मूला यही लगेगा कि आपको डिस्पर्सिव पावर के लिए यही फार्मूला एग्जैक्टली काम में लेना है। इसे लगाएंगे तो आपको यहाँ ओमेगा मिलेगा 0.0305। तो आप फार्मूले में रख के चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ यही आ रही हैं या कुछ और आ रही हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ते हैं वो है ह्यूमन आई। ऑल्दो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन देखने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें क्या होता है, हमारी आंख में नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है रेटिना पर। ध्यान रहे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। यहाँ पर हमारी एक तरीके की मसल्स होती है जिनकी मदद से हम फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई को चेंज कर सकते हैं। एक ग्रोन अप पर्सन के लिए सेपरेशन बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस जो होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है, जो कि एक्चुअल में हमारा इमेज डिस्टेंस है। यानी लेंस से इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है, कितनी दूर बनती है? 2.5 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आंख जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी तक देख सकती है। इन्फिनिटी से मतलब काफ़ी दूर तक देख सकती है। और मिनिमम डिस्टेंस जो हम क्लियरली देख सकते हैं, ये कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता। तो मिनिमम डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी के लिए हमारी आई मसल्स जो हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स होती हैं, मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है, और मिनिमम डिस्टेंस के केस में हमारी फोकल लेंथ मिनिमम होती है। तो ध्यान रहे जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर देखना है तो हमारी फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, और जब हमें पास से पास देखना है तो हमारी फोकल लेंथ मिनिमम होगी। अब हमारी आंख में कुछ परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से हम अलग अलग पावर के लेंस काम में लेते हैं, जैसे कि नियर साइटनेस और मायोपिया। मायोपिया क्या होता है कि इसकी वजह से कोई पर्सन जो है वो दूर की चीज़ नहीं देख पाता। नाम नियर साइटनेस है लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख पाता। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पास की चीज़ें जो है वो सही से दिखती है। नियर साइटनेस का मतलब पास का आप आराम से देख सकते हो, दूर का आप ढंग से नहीं देख पाते। इसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो आँख होती है उसमें इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से पहले ही हो जाता है, रेटिना पे नहीं हो पाता। तो ये हमारी गलत आँख है, ये हमारी सही आँख है, और ये करेक्टेड आँख है, मतलब चश्मा लगाने के बाद है। तो गलती ये है, ये परेशानी है, इसका रेमेडी ये है, और ये नेचुरल विजन है जो मतलब सही है तो ये वाला विजन होता है। तो मायोपिक आई के लिए पॉइंट इज़ नॉट इन्फिनिटी, और हम एक डिस्टेंस लेते हैं x, और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो चाहिए होता है 1/x के। यानी आप पर्पस समझ गए। आपकी जो आँख है वो क्या करती है, पहले ही इमेज बना देती है, तो कन्वर्ज हो जाती हैं आपकी रेज पहले ही। तो आपको क्या चाहिए होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस चाहिए होता है जो उनको थोड़ा दूर कन्वर्ज करे। तो दूर कन्वर्ज करे यानी कि उसका फोकल लेंथ जो हो वो आपकी डिस्टेंस x के बराबर हो।
फार साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया, इसका ये बिल्कुल उल्टा है। फार साइटनेस जो होती है ये क्या होती है कि आपको दूर का क्लियरली दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। एक पर्सन जो इससे सफ़र होता है वो पास की चीज़ें नहीं देख पाता, दूर की चीज़ें इजीली देख लेता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारी आंख जो है वो इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे करती है, तो हमें चाहिए होता है कन्वर्जिंग लेंस जो कि ठीक रेटिना पर हमारी इमेज फॉर्मेशन कर दे। तो इसके लिए जो पावर ऑफ लेंस काम में लिया जाता है उसकी फोकल लेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आता है 4-1 डी डैश, लार्जर डिस्टेंस से डी डैश देन पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब डी तो हमारा नॉर्मल विजन का जो डिस्टेंस होता है लीस्ट, ये हमारी आंख है जो इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना रही है, 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना रही है। अगर डिस्टेंस वाई पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को, अगर 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो नहीं देख पाते, लेकिन वाई पे रखते हैं तो देख पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा लेंस जो हो वो ऐसा हो कि वो क्या करे, वाई पे रखी 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाए, वाई पे, तब हमारी आंख उसे सही से देख पाएगी। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ हमें फॉर्मूला काम में लेना होता है ये वाला। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। ये क्या होता है? ये एक अलग तरीके की परेशानी होती है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते इमेज को ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ड्यू टू एज फैक्टर। तो इसकी रेमेडी भी वही है कि हम पास की चीज़ों को सही से नहीं देख पाते तो हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना होता है, बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस। फिर बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि इसकी वजह से पर्सन जो है वो फोकस करने में एबल नहीं होता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे साइमल्टेनियसली, क्योंकि आँख की जो फोकल लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए। मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में अगर एक साथ देखना हो तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो सही से नहीं होता, एक ही पॉइंट पे रेज कन्वर्ज नहीं होती, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के लिए आने वाली लाइट की अलग अलग फोकल लेंथ होती है। तो इसको जो इसकी जो रेमेडी है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस की मदद से इसको सही किया जा सकता है। अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा जिसको धूप में रख के आप कागज़ जलाते हो। ये वही है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ f है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -d/u, जहाँ पे u आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और d का मतलब आप समझ ही गए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। फॉर रिलैक्स्ड आई u बराबर -f, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो रिलैक्स्ड आई के लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे बनता है, m बराबर होता है d/f जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाता है। मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए वही हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखिए तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आपके फोकस पे हो रहा है, रेटिना पे हो रहा है। तो यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट रखी होती है फोकस पे, इमेज फॉर्मेशन होता है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे बनने वाली जो इमेज है उसको हम जब देखते हैं तो हमारी आंखें क्या रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं। समझ में आया आपको कि किस तरीके से ये टर्म यूज़ की गई है, रिलैक्स्ड आई। स्ट्रेन्ड आई के लिए क्या होगा कि हमारी जो इमेज बनेगी वो फाइनली कहाँ बनेगी, डी पर। तो जब हम इस लेंस को लगा के देखेंगे तो हमारे लिए इमेज फॉर्मेशन डी पर हो रहा होगा। इस केस में हमारी आंखों पे जोर पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा 1+d/f। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे फार्मूला बेस आते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट और स्ट्रेन्ड आई। तो हम समझ जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेन्ड आई का केस मतलब 1+d/f। जहाँ पर हमें और बेटर मैग्निफिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। कंपाउंड का मतलब इसमें दो लेंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो आँख की तरफ होता है वो आई पीस होता है। इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का FO, आई पीस का FE। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UO ऑब्जेक्टिव से है, VO इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव का तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ये नेगेटिव आएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। फिर आई पीस क्या करेगा, -d/UE। फिर फाइनली जो आई पीस है ऑब्जेक्टिव लेंस की बनाई हुई इमेज को आई पीस यूज़ करता है एज एन ऑब्जेक्ट और वो फिर फाइनल इमेज फॉर्मेशन करता है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो मैग्निफिकेशन हो रहे हैं, यानी ओवरऑल मैग्निफिकेशन बढ़ गया। इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस। तो इसका फॉर्मूला ये बना। रिलैक्स्ड आई के केस में या नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपका मैग्निफिकेशन होता है कितना,
वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एल बाय एफ नॉट डी बाय एफ ई, जहाँ पे लेंथ एल जो है ये लेंथ है आपकी माइक्रोस्कोप ट्यूब का। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है। और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट को आप रखोगे फोकस पे, किसके? ऑब्जेक्टिव लेंस के। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिया जाए तो यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। अगर स्ट्रेन डाई का केस है तो उस केस में आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ करोगे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मैं बता दूँ, यहाँ पहले वाली जो टर्म है ये बता रही है कि दो लेंस काम में लिए गए हैं। वी नॉट बाई यू नॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑब्जेक्टिव। जो आईपीस वाला केस है वो सेम टू सेम सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है। अगर वी नॉट बाई यू नॉट को मैं हाइड कर दूं तो केवल डी बाय एफ ई और वन प्लस डी बाय एफ ई आपको क्या याद दिला रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप का केस। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप काम कर रहा था वो यहाँ पे आईपीस कर रहा है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो फॉर्मूले याद रखना आसान है, नहीं तो हमें लगता है कि इतने सारे फॉर्मूले हो गए। ये है डिस्टिंक्ट एडजस्टमेंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, स्ट्रेन्ड आई के लिए। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप किस काम आते हैं और टेलीस्कोप किस काम आते हैं? तो माइक्रोस्कोप के केस में हम छोटी चीज़ को बड़ा करके देख रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में भी हम छोटी चीज़ को बड़ा करके क्या देख रहे हैं? बेसिकली जो चीज़ है वो हमसे बहुत दूर है तो वो हमें क्लियरली नहीं दिखती। तो अगर हमें उसे बड़ा करना है, भाई एक तो आपने पास में कोई चीज़ रखी, उसको आप बड़ा करके देख रहे हो, एक चीज़ आपसे बहुत दूर है और फिर आप उसको इन्हांस करके देख रहे हो, दैट इज़ द वर्क ऑफ टेलीस्कोप। लास्ट में मैं आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के डिफरेंस इलस्ट्रेट करूंगा, वहाँ पे और आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ भी आपके दो लेंस काम में लिए जाते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आपका आईपीस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ भी वही है। पहले केस में मैग्निफिकेशन यहाँ भी नेगेटिव है, दूसरे में पॉजिटिव है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हो गया? नेगेटिव। फॉर रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्निफिकेशन, यहाँ पे आपके फॉर्मूले जो हैं वो उससे माइक्रोस्कोप से डिफरेंट है। वहाँ पे सिंपल और कंपाउंड के बीच में सिमिलैरिटी थी, यहाँ डिफरेंट फार्मूलाज हैं क्योंकि कंसेप्ट ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन होता है माइनस एफ ओ माइनस एफ ई। ठीक है, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा? उसकी इमेज बनाएगा अपने फोकस पे, फिर उस ऑब्जेक्ट को उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा आईपीस और फिर इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पे। तो समझ रहे हैं आप? तो यहाँ आपका मैग्निफिकेशन बहुत आसान हो गया, एफ ओ अपॉन एफ ई, इन्फिनिटी से फोकस, फोकस से इन्फिनिटी, ये वाला काम यहाँ पे हो रहा है। लेंथ ऑफ ट्यूब सिंपली क्या हो जाएगा? एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि एक की इन्फिनिटी से ऑब्जेक्टिव पर फोकस पे इमेज बनी, फिर उसको दूसरे ने किसकी तरह ट्रीट किया? ऑब्जेक्ट की तरह, और इन्फिनिटी पे इमेज बनाई। तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो? एफ ओ प्लस एफ ई। तो फॉर्मूला मुझे लगता है याद रखना आसान है। इन केस ऑफ स्ट्रेन डाई आपका फॉर्मूला क्या होगा? एफ ओ अपॉन एफ ई के साथ में यहाँ एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन प्लस एफ ई बाई डी, और लेंथ ऑफ ट्यूब यहाँ पे छोटा होगा किससे? एफ ओ प्लस एफ ई से। ये स्ट्रेन डाई अरेंजमेंट के लिए है। यहाँ पे पहले वाला केस तो सिमिलर रहेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आता है तो उसकी पोजीशन तो बदलने वाली नहीं है, वो तो अपने ऑब्जेक्टिव पर ही इमेज बनाएगा। लेकिन अब स्ट्रेन्ड आई है तो आपका आईपीस क्या करेगा? उसकी इमेज बनाएगा कहाँ? डी पर। तो आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आईपीस से ऐसी लेनी है कि इमेज कहाँ बने? डी डिस्टेंस पे बने आँख के लिए। ठीक है, फिर दूसरे टाइप का टेलीस्कोप होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। तो पहले वाला क्या था? पहले वाला रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप था क्योंकि लेंस काम में आया था। अब हम रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये क्या करता है? एक कॉन्केव मिरर काम में लेता है जो कि ऑब्जेक्टिव का काम करता है, और दूसरा ये कॉन्वेक्स लेंस काम में लेता है जो आईपीस का काम करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस रिप्लेस्ड बाय कॉन्केव मिरर। इस केस में आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, जस्ट फॉर्मूला देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में अगर आ गया, पेपर में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। अनदर वन इज गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है? आईपीस जो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, लेकिन जो हमारा आईपीस है वो हमारा डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, दैट इज कॉन्केव लेंस। इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई और लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला एफ डैश ओ प्लस एफ डैश ई।
F-O और F-E क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है टेलीस्कोप में वो ट्यूब के बाहर बन रही है, यानी कॉन्वेक्स लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जहाँ पर रेज को कन्वर्ज कर रहा है वो इमेज कहाँ बन रही है, आपकी ट्यूब के बाहर बन रही है, क्योंकि ट्यूब तो आपकी ऑब्जेक्टिव से लेके आई पीस तक ही होती है, तो वहाँ बाहर इमेज बन रही है, इसलिए ये जो टेलीस्कोप है इसको हम इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम में नहीं ले सकते। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।